नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग नायर के द्वारा कंडक्ट किया गया असिस्टेंट मटेरियल्स मैनेजर यानी कि एएमएम का प्रश्न पत्र हल करेंगे। ये एग्जाम जो है 19 फरवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था। 19 फरवरी 2023 और ये एग्जाम जो है 70% कोटा के तहत कंडक्ट किया गया था। इसमें कुल 70 प्रश्न जो था वो प्रोफेशनल सब्जेक्ट से था और जो 30 प्रश्न था वो इस्टेब्लिशमेंट और राजभाषा से संबंधित प्रश्न था और जो 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं यानी कि राजभाषा जो होता है इससे 10 प्रश्न थे। इस तरह से कुल इस क्वेश्चन पेपर में 110 प्रश्न हैं। इस क्वेश्चन पेपर में हम लोग सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल और राजभाषा से संबंधित जो सेक्शन है उसी को हल करेंगे यानी 40 प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व जो 17 मार्च 2024 को नायर के द्वारा कंडक्ट कराया गया एग्जाम था उसमें जो भी पेपर कंडक्ट कराया गया था जैसे एसीएम हो गया, एएमएम हो गया, एओएम हो गया, एडीएसटी हो गया इत्यादि सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है और उसका वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आपने अभी तक अगर उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख लें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद 19 फरवरी 2023 को जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया था जैसे एएमएम का ये प्रश्न पत्र हो गया, इसके बाद एसीएम, एडीएसटी, एईएन, एओएम इत्यादि का सभी प्रश्न पत्र हम हल करेंगे। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास जो है वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो राजभाषा से संबंधित प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71। 71 प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। जो संसदीय राजभाषा समिति होता है उसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका राइट आंसर जान लेते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो 20 होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब हम लोग समझते हैं संसदीय राजभाषा समिति। संसदीय राजभाषा समिति में कुल सदस्य जो है 30 होते हैं। अगर पूछा जाए यहाँ पे क्वेश्चन कि संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। इसमें से 20 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और जो 10 होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। तो आप याद कर लेंगे कि संसदीय राजभाषा समिति में कुल सदस्य जो है 30 होते हैं, 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं और 20 लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 14 सितंबर। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को जो हमारा संविधान सभा था वह हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। इसी दिन राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को जो है, सॉरी यहाँ पे 1949 होगा, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 73 है, राजभाषा नियम कब बने। राजभाषा नियम यानी कि जो रूल था, इन विच ईयर वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल कॉन्स्टिट्यूटेड। जो हमारा राजभाषा रूल था वो 1976 में बने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक हमारा राजभाषा नियम होता है और दूसरा होता है राजभाषा अधिनियम। तो जो हमारा राजभाषा अधिनियम था वो 1963 में बना था। आपको दोनों प्रश्न याद करना पड़ेगा। अगर यहाँ पूछा जाए राजभाषा अधिनियम कब बने तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर नियम पूछा गया है इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यानी 1976। अब इसका जो एक्चुअल अगर डेट पूछा जाए कि राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ तो 10 मई 1963 को। राजभाषा अधिनियम यानी कि राजभाषा एक्ट जो है वो 10 मई 1963 को लागू किया गया था और राजभाषा रूल जो है वह 1976 में लागू किया गया था। दो प्रश्न बनता है। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न 74। राजभाषा नीति को लागू करने के उद्देश्य से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है।
जो राजभाषा नीति है उसको लागू करने के लिए भारत में जितने भी क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भागों में कौन कौन भाग में बांटा गया है? तो क्षेत्र क, क्षेत्र ख और क्षेत्र ग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी। अगर इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं तो रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। क्षेत्र क, उसके बाद होता है क्षेत्र ख और क्षेत्र ग। अब क्षेत्र ख में कौन से राज्य आते हैं, क्षेत्र ख में कौन से राज्य आते हैं और क्षेत्र ग में कौन से राज्य आते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पीडीएफ को ओपन किए हैं मैं। क क्षेत्र में जो है कौन से राज्य आते हैं, ख क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं और ग क्षेत्र में। तो यहाँ पे क क्षेत्र में वह राज्य आता है जिनमें राजभाषा जो है हिंदी है, यानी कि ज्यादातर हिंदी भाषा बोला जाता है। जैसे क क्षेत्र में बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया इत्यादि। आप यहाँ पे देख सकते हैं क क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं। उसी तरह से ख क्षेत्र में, इन क्षेत्र में उन राज्यों को शामिल किया गया है जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है, फिर भी उन जिन्होंने केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ हिंदी में भी पत्र व्यवहार करने का निर्णय लिया है। जैसे ख क्षेत्र में जो राज्य आता है वो गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है और पंजाब आता है। ये 3 ही राज्य जो है ख क्षेत्र में आता है। बाकी जो है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, दमन दीव हो गया और दादर और नागर हवेली हो गया। तो 3 राज्य आते हैं और 3 जो है केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ग क्षेत्र में जो है वैसे राज्य आते हैं जो क और ख में नहीं आते हैं। तो आपको अगर क और ख के राज्य याद हैं तो आप ग के राज्य आसानी से निकाल सकते हैं। ग में अधिकांश वैसे राज्य आते हैं जो दक्षिण भारत में स्थित है। प्रश्न संख्या 75 समझते हैं। गुजरात राजभाषा नियम के तहत किस श्रेणी में आता है? देखिए मैंने अभी बताया था कि जो गुजरात राज्य है वह ख क्षेत्र में आता है, यानी कि रीजन बी में आता है। इस तरह से इसका राइट आंसर जो है 2 नंबर हो जाएगा। आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो गुजरात राज्य है वो ख क्षेत्र में है। यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रलेख राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत शामिल नहीं है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3), जो धारा 3(3) है, इसमें यह कहा गया है कि जो भी केंद्र सरकार के कार्यालय होंगे उसमें कुछ दस्तावेज, जो 14 प्रकार के दस्तावेजों को शामिल किया गया है, वह द्विभाषी यानी कि 2 भाषा में जारी किए जाएंगे। अब 2 भाषा कौन कौन है? तो वो 2 भाषा जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में जारी करना अनिवार्य है। ये 1963 की धारा 3(3) में यही कहा गया है। तो धारा 1963 की 3(3) में अगर पूछा जाए क्या है तो आपको याद करना होगा कि इसमें कुल 14 दस्तावेजों को नॉमिनेट किया गया है जो कभी भी जारी किए जाएंगे तो द्विभाषी यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी किए जाएंगे। अब इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए जनरल ऑर्डर ये बिल्कुल दोनों भाषा में जारी होगा। नोटिफिकेशन होगा, अगर आप देखते होंगे कोई भी चीज का नोटिफिकेशन अधिसूचना निकलता है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। प्रेस रिलीज होगा तो वो भी दोनों भाषा में होगा। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यानी अभ्यावेदन जो है ये उस 14 दस्तावेजों में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये राजभाषा अधिनियम 1963 का पेज मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे इसको एक क्वेश्चन और बनता है कि राजभाषा अधिनियम को कब संशोधित किया गया था। तो आप याद कर लेंगे कि राजभाषा अधिनियम 1963 को वर्ष 1967 में संशोधित किया गया था। ये भी प्रश्न पूछता है, एक आपका ये भी प्रश्न बनता है। अब राजभाषा अधिनियम में कुछ धारा है जो कुल संख्या 9 है और उसी तरह से धारा 3(3) को हम लोग को देखना है। तो धारा 3(3) में क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए धारा 3(3) यानी कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) को मैंने ओपन कर लिया है। केंद्रीय सरकार द्वारा या उनके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम, कंपनी या कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले निम्नलिखित कागजात अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा यानी द्विभाषी में जारी किए जाएंगे।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन दस्तावेजों का नाम दिया गया है, तो आप इन सभी दस्तावेजों को याद कर लेंगे तो आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग समझेंगे 77। भारत सरकार के कार्यालयों में खाली स्थान रबर की मुहरें उपयोग में लाई जाएगी। जो भारत सरकार के कार्यालय है, जो वहां पे मुहर होता है रबर का, वो किस तरीका से बनाया जाएगा उसको यही पूछा जा रहा है। तो वो केवल हिंदी में बनेगा, केवल अंग्रेजी में बनेगा, या हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी में जारी होगा, या इच्छा अनुसार। तो राजभाषा के नियम में यह उल्लेख है कि जो भी भारत सरकार के कार्यालय है उसमें जो मोहर होगा वह हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी में जारी किया जाएगा, जिसमें हिंदी जो है वह ऊपर की तरफ रहेगा, हिंदी ऊपर रहेगा, उसके बाद जो है इंग्लिश। तो आपको याद कर लेना होगा, जो भी मोहर होगा वह हिंदी और इंग्लिश द्विभाषी दोनों में जारी किया जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ऊपर में हिंदी या इंग्लिश रहता है, तो आपको याद रखना है ऊपर में हिंदी रहेगा और नीचे में इंग्लिश रहेगा। उसी तरह से अगर पूछा जाए भारत सरकार के कार्यालयों का जो बोर्ड रहता है वो किस भाषा में जारी किया जाता है, तो वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी किया जाता है। ऊपर में हिंदी रहता है और नीचे में इंग्लिश रहता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में विदेशी भाषा कौन सी है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल टोटल भाषा की संख्या जो है 22 है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा है, तो 22। और इसमें जो है मात्र एक विदेशी भाषा को शामिल किया गया है, नहीं तो 21 जो है ये सभी भारतीय भाषा है। तो वही विदेशी भाषा कौन है इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो विदेशी भाषा जो है नेपाली है। आप यहाँ पे इंग्लिश के लेके कंफ्यूज नहीं होंगे, इंग्लिश जो है ये इन 22 भाषा में शामिल ही नहीं है, यानी इंग्लिश को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये अनुच्छेद जो है 344 एक एवं 351 के तहत शामिल किया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 22 भाषा है वो कौन कौन सा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें देखिए मात्र एक नेपाली जो है वो हमारा विदेशी भाषा है, बाकी सभी जो है भारतीय भाषा है। आप यहाँ पे इंग्लिश को कहीं भी नहीं देख सकते हैं। तो आप याद कर लेंगे कि इंग्लिश जो है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है ही नहीं। इसमें पूर्व में कुछ और हम लोग समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में शुरू में जो थी मात्र 14 भाषा शामिल था। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संविधान जब बना उस समय हमारी 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा शामिल थे, तब 14 भाषा शामिल थे। 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तो इस तरह से हमारा भाषा जो है 15 हो गया। उसके बाद 1992 में जो है 71वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें जो है कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषा को जोड़ा गया, यानी 3 भाषा को। तो 15 और 3 भाषा जोड़ेंगे हमारा तो 18 भाषा हो जाएगा। और एक 92 संविधान संशोधन 2004 में किया गया, उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो यानी 4 भाषा को जोड़ा गया, इसलिए 18 + 4 करेंगे तो इस तरह से 22 भाषा हो गया। आप इन सभी को भी याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग 79। मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। जो डीआरएम लेवल पे होते हैं, डिवीजन पे जो राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह डिविजनल रेल मैनेजर यानी कि हमारे मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे जोनल पूछा जाए कि जोनल रेल कार्यालय की राजभाषा की समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारा जनरल मैनेजर हो जाएंगे। तो आप याद कर लेंगे कि अगर जोन के बारे में पूछा जाए तो वहां पे जो हमारे राजभाषा के सबसे वरिष्ठ यानी चेयरमैन कौन होते हैं, तो जीएम, और डिवीजन की बात किया जाए तो डीआरएम। प्रश्न संख्या 80 है, भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि क्या है। तो जो हमारा संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि जो है वो हमारा देवनागरी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
अब ये राजभाषा के जो 10 प्रश्न थे वो खत्म हो गया है। अब हमारा यहाँ से फाइनेंशियल और इस्टेब्लिशमेंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल से पहला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एकीकृत शक्तियों की आदर्श अनुसूची एमएसओपी में भंडार मामले किस भाग में शामिल है? इन यूनिफाइड शेड्यूल ऑफ पावर इशू बाय रेलवे बोर्ड एमएसओपी स्टोर्ड मैटर्स आर कवर इन विच पार्ट? यानी कि जो स्टोर मैटर दिया गया है मॉडल एसओपी 2018 में, उसमें स्टोर मैटर किस पार्ट में दिया गया है? तो मैं मॉडल एसओपी 2018 के पेज को ओपन करता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं कि जो एसओपी है वर्ष 2018, ये मॉडल एसओपी 2018 है, इंडियन रेलवे मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर 2018। अब इसमें पार्ट दिया गया है, वही पार्ट पूछा जा रहा है कि स्टोर का जो पार्ट है वह किस पार्ट में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स निकाल लिए हैं और यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि जो स्टोर पार्ट ए में जो है वर्क्स मैटर दिया है, पार्ट बी में जो है मेडिकल मैटर्स दिया है, पार्ट सी में जो है मिसलेनियस मैटर दिया गया है और पार्ट डी में जो है स्टोर मैटर्स दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर जो है पार्ट डी हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें आपको पार्ट डी यानी स्टोर मैटर्स के बारे में पूछा गया है। आपको आगामी एग्जाम में कोई भी मैटर्स पूछा जाएगा तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। आप इसको भी याद करेंगे कि मॉडल एसओपी 2018 में कुल कितने पार्ट है? तो इसमें जो है कुल 7 यानी जी तक पार्ट है। पार्ट ई में कमर्शियल मैटर है, पार्ट एफ में इस्टेब्लिशमेंट मैटर है और पार्ट जी में जो है सिक्योरिटी मैटर है। तो इसका राइट आंसर जो है पार्ट डी हो जाएगा, यानी कि पार्ट डी में जो है स्टोर मैटर दिया गया है। अगर ए की बात किया जाए तो ए में वर्क्स मैटर हो जाएगा, बी में जो है वो मेडिकल मैटर हो जाएगा और सी में जो है, एक बार मैं देख लेता हूँ, सी में जो दिया गया है ये मिसलेनियस मैटर को दिया गया है। तो यहाँ पे पार्ट सी में जो है इस मिसलेनियस मैटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन सा रोकर श्रेणी का व्यय नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट एन एक्सपेंडिचर ऑफ कैश कैटेगरी? तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में दिया है इंटर और इंट्रा अकाउंटिंग यूनिट बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन, सेटलमेंट ऑफ क्लेम फ्रॉम आउटसाइडर्स, पेमेंट ऑफ बिल अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है ये किसी प्रकार का एक्सपेंडिचर का कैश कैटेगरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट परटेन टू ऑडिट? यानी कि ऑडिट से संबंधित कौन सा मैटर नहीं है? तो ड्राफ्ट पारा जो है ये ऑडिट से संबंधित मैटर है, स्पेशल लेटर भी ऑडिट से संबंधित है, प्रोविजनल पारा भी ये ऑडिट से संबंधित है और स्टॉक सीट ये ऑडिट से संबंधित नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या है 4, आइडेंटिफाई विच ऑफ द गिवन एब्रिविएशन इज ए टाइप ऑफ पेमेंट टर्म इन रेलवे? यानी कि रेलवे में भुगतान का एक कौन सा प्रकार है, वो संक्षिप्त उसका नाम यानी कि शॉर्ट में उसका नाम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एलसी, यही जो है रेलवे में एक भुगतान का प्रकार है। एलसी का फुल फॉर्म होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट यह जो टेंडर होता है उसमें शॉर्ट रूप में यूज किया जाता है एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कॉन्ट्रैक्टर और रेलवे के जो भी डिपार्टमेंट होगा उसके बीच ये बनाया जाता है। यह एक पेमेंट टर्म इन रेलवे का प्रकार है। प्रश्न संख्या 5 है, द डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ ए स्क्रैप आइटम विल बी बुक टू? स्क्रैप आइटम के सेल वैल्यू और बुक वैल्यू के बीच के अंतर को किस बुक में बुक किया जाता है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट।
यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। इसी में जो है सेल वैल्यू और बुक वैल्यू के अंतर को मेंशन यानी बुक किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, द एसवी शीट प्रिपेयर बाय स्टॉक वेरीफायर इज इन फॉर्म नंबर। स्टॉक सत्यापनकर्ता द्वारा तैयार की गई एसवी शीट फॉर्म नंबर क्या होता है? तो जो स्टॉक वेरीफायर होते हैं उनके द्वारा जो फॉर्म शीट तैयार किया जाता है उसका जो नंबर होता है वो S1260। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय औचित्य का सिद्धांत नहीं है? इसमें जो है एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन द ओकेजन डिमांड, टीए शुड नॉट बी ए सोर्स ऑफ इनकम, पब्लिक मनी इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, इट शुड नॉट बी यूज फॉर आउन बेनिफिट। इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है पब्लिक मनी यानी कि सार्वजनिक धन किसी विशेष व्यक्ति के लाभ के लिए, ये कोई फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का के लिए लागू नहीं होता है। बाकी सब एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन वन ओकेजन डिमांड ये होगा। टीएस शुड नॉट बी ए सोर्स ऑफ इनकम, इट शुड नॉट बी यूज फॉर आउन बेनिफिट। ये सभी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अनुसार सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। यहाँ भी करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 ही दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, द डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट अलॉटमेंट मेड बाय रेलवे बोर्ड इज कंटेन्ड इन विच बुक। देखिए जो रेलवे बोर्ड के द्वारा किए गए बजट आवंटन का विस्तृत विवरण जो है किस पुस्तक में रहता है? तो जब भी रेलवे बोर्ड की बात आए तो जो उसका बजट आवंटन होता है वो पिंक बुक में होता है। आप याद कर लेंगे कि रेलवे बोर्ड का जो बजट अलॉटमेंट होता है वो पिंक बुक में जो है मेंशन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, इन रेलवे अकाउंटिंग सिस्टम विच इज द प्राइमरी यूनिट फॉर बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर प्रिक्योरमेंट ऑफ नॉन स्टॉक आइटम। रेलवे लेखा प्रणाली में गैर स्टॉक मदों की खरीद के लिए व्यय की बुकिंग के लिए प्राथमिक इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PU 28। प्रश्न संख्या 10 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RRSK। तो RRSK का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 11 है, रेलवे बजट हैज बीन मर्ज विथ जनरल बजट विथ इफेक्टेड फ्रॉम। यानी कि रेलवे बजट को आम बजट के साथ कब मिला दिया गया, यानी कब निम्नलिखित प्रभाव से मिला दिया गया, वह डेट पूछा जा रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 में जो है रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या है 12, द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनक्रेड अगेंस्ट द ग्रांट वोट बाय पार्लियामेंट एंड अप्रोप्रिएशन सैंक्शन बाय द प्रेसिडेंट, इट रिपोर्ट बैक टू पार्लियामेंट थ्रू द फ्लोइंग। संसद द्वारा दिए गए अनुदान और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विनियोग के प्रति किए गए वास्तविक व्यय की रिपोर्ट निम्नलिखित के माध्यम से संसद को दी जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसको शॉर्ट में PSC भी बोला जाता है। आप इसको याद कर लेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है PSC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है कि स्टोर बजट इज पार्ट ऑफ डिमांड नंबर। स्टोर बजट डिमांड नंबर किसका हिस्सा है? तो स्टोर बजट जो है डिमांड नंबर 16 यानी 16 का हिस्सा है। प्रश्न संख्या है आपका 14, टू विच हेड द मटेरियल इशू टू वर्कशॉप आर जनरली चार्ज टू। वर्कशॉप को जारी की जाने वाली सामग्री सामान्यतः किस मद में प्रभारित की जाती है? तो यहाँ पे WMS, SINT, मिसलेनियस एडवांस कैपिटल, सेल सस्पेंस।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। WMS का फुल फॉर्म जो होता है वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। इसी के तहत जो है इसी मद में जो है वर्कशॉप को जारी किए जाने वाला सामग्री का मद प्रभावित किया जाता है। वर्कशॉप का फुल फॉर्म आप याद कर लें, सॉरी, WMS का फुल फॉर्म होता है वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। प्रश्न संख्या 15 है, द प्लान हेड फॉर स्टोर सस्पेंस इज, यानी कि स्टोर सस्पेंस के लिए प्लान हेड किसका प्रयोग किया जाता है, तो PH71 यानी ऑप्शन नंबर जो है 4 राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 16, व्हेन वाज एनपीएस इंट्रोड्यूस, एनपीएस कब से शुरू किया गया, तो एनपीएस जो है 1/1/2004 से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, 1 जनवरी 2004 से। प्रश्न संख्या 17 है, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज फॉर इशूइंग मेजर पेनाल्टी चार्जशीट टू ए रेलवे एम्प्लॉय, तो मेजर पेनाल्टी जारी करने के लिए किस स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SF5। और माइनर पेनाल्टी के लिए जो है वो SF11 आप याद कर लेंगे। SF1 जो है ये सस्पेंशन के लिए जारी किया जाता है, और SF9 जो है पहले कभी होता था लेकिन अभी इसको SF9 को डिलीट कर दिया गया है, तो आप याद कर लेंगे सभी को। प्रश्न संख्या है 18, गोल्ड पास कैन ओनली बी इशूड टू वन ऑफ द फ्लोइंग ऑफिसर, स्वर्ण पास केवल निम्न को जारी किया जा सकता है। देखिए रेलवे में जो ड्यूटी पास का एक प्रकार होता है जो गैजेटेड ऑफिसर को जारी किया जाता है, वो एक गोल्ड पास होता है, ब्रॉन्ज पास होता है और एक सिल्वर पास होता है। तो पूछा जा रहा है कि गोल्ड पास किसको जारी किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक जोनल रेलवे में केवल GM को ही गोल्ड पास मिलता है, यहाँ तक AGM को भी गोल्ड पास नहीं मिलता है। तो आप याद कर लेंगे कि कोई भी जोन है रेलवे जोन, उसमें मात्र एक व्यक्ति को गोल्ड पास मिलता है, वो होते हैं GM, बाकी सभी को जो है सिल्वर और ब्रॉन्ज पास मिलता है। SAG रैंक यानी कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के और उसके ऊपर के सभी को सिल्वर पास मिलता है, और SAG रैंक के नीचे के सभी जैसे हो गए JAG हो गए, जूनियर स्केल हो गए, इन सभी को जो है ब्रॉन्ज पास मिलता है। तो आप याद कर लेंगे इन सभी को, यहाँ तक AGM को भी सिल्वर पास ही मिलता है, DRM को भी सिल्वर पास मिलता है। यानी हमारे डिवीजन की बात किया जाए तो डिवीजन में कोई भी ऐसे अधिकारी नहीं है जिनको गोल्ड पास मिले, सिल्वर पास और ब्रॉन्ज पास मिलता है। प्रश्न संख्या है, ए रेलवे सर्वेंट इज क्रेडिट विथ लीव ऑन एवरेज पे एज अंडर, किसी रेलवे कर्मचारी के खाता में औसत वेतन पर छुट्टी इस प्रकार जुड़ती है। पूछा जा रहा है कि किसी रेलवे कर्मचारी के अकाउंट यानी लीव अकाउंट में जो LAP होता है वो किस प्रकार से जुड़ता है, तो यहाँ पे दिया है 13 डेज ऑन 1 जनवरी फॉर ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर, यानी कि 30 दिवस 30 जनवरी को 30 दिन जो है 1 जनवरी को हर कैलेंडर वर्ष में, ये बिल्कुल गलत है। 30 दिवस 1 जुलाई को, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 15 दिन 1 जनवरी और 15 दिन 1 जुलाई को हर कैलेंडर वर्ष में, बिल्कुल ये सही है। हमारा ये राइट आंसर जो है इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 1 जनवरी को 15 दिन का LAP एडवांस में क्रेडिट किया जाता है, और 1 जुलाई को भी 15 दिन का LAP जो है अगले 6 माह का एडवांस में क्रेडिट कर दिया जाता है। इस तरह एक कर्मचारी के लीव अकाउंट में 30 LAP जो है हर साल जुड़ता है। प्रश्न संख्या जो है, द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, निम्नलिखित में कार्मिक विभाग का काम नहीं है। तो रिक्रूटमेंट यानी भर्ती करना, बिल्कुल ये पर्सनल डिपार्टमेंट का काम है। डीलिंग विथ रिकॉग्नाइज यूनियन, मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ व्यवहार, बिल्कुल ये कार्मिक विभाग का काम है। मेंटेनेंस ऑफ सीनियरिटी लिस्ट, बिल्कुल वरीयता सूची का प्रतिपालन करना, ये कार्मिक विभाग का काम है। सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन, सुरक्षित रूप से रेलगाड़ी का चलाना, ये कार्मिक विभाग का काम नहीं है। ये काम जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है इसमें
लगे रहते हैं, उनका काम है मुख्य तौर पे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो सेफ रनिंग चलाएं। तो इस प्रश्न के अनुसार जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 21। विच अमोंग द फ्लोइंग इज वन ऑफ द मेजर पेनाल्टी अंडर DAR रूल 1968। यानी कि निम्नलिखित विकल्प में कौन सा डीए नियम 1968 के तहत एक बड़ी सस्ती है यानी मेजर चार्जशीट है। तो नॉर्मल रिटायरमेंट ऑफ सुपर एनुएशन, बिल्कुल अगर नॉर्मल रिटायरमेंट कोई कर रहा है कर्मचारी। सुपर एनुएशन कब होता है, जब कर्मचारी की आयु जो है 60 वर्ष कंप्लीट कर दिया जाता है, तो उस रिटायरमेंट को जो है नॉर्मल रिटायरमेंट ऑन सुपर एनुएशन के नाम से जाना जाता है। तो ये कोई पेनाल्टी नहीं है। रिटायरमेंट ड्यू टू मेडिकल इनवैलिडेशन, बहुत सारे कर्मचारी की अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहे और उसको मेडिकल बोर्ड जो है उसको मेडिकल इनवैलिडेशन के कारण अगर उसको रिटायर कर देता है तो ये भी कोई पेनाल्टी नहीं है। प्री मैच्योर या वॉलंटियर रिटायरमेंट, वॉलंटियर रिटायरमेंट ये होता है कि अगर कोई कर्मचारी 60 वर्ष आयु कंप्लीट करने से पहले अगर चाहता है कि मैं अपना वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लूं, तो ये भी कोई वो कर्मचारी के इच्छा के अनुसार होता है, ये भी कोई पेनाल्टी नहीं है। और लास्ट में दिया है कंपल्सरी रिटायरमेंट यानी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति। ये रिटायरमेंट जो है DAR रूल के 7 नंबर का पेनाल्टी है और यह एक मेजर पेनाल्टी है। इसमें जो है कर्मचारी को जबरन जो है रिटायर कर दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या है व्हाट इज फ्लो इन रेलवे व्हेन सम लेटर इज रिसीव्ड फ्रॉम एन अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियन। बिना मान्यता प्राप्त यूनियनों से प्राप्त पत्र के साथ रेलवे में क्या किया जाता है। तो उसकी प्राप्ति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा स्वीकारी जाती है, पर उत्तर नहीं दिया जाता है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं है। उसका उत्तर संबंध सुपरवाइजर द्वारा दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। उसकी प्राप्ति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा स्वीकारी जाती है एक विनम्र उत्तर के साथ, वह कार्यवाही में असमर्थ है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। यदि किसी कर्मचारी की परिवेदना का मामला पत्र में उठाया गया है तो उसकी जांच की जाती है और समुचित निवारण किया जाता है, बिल्कुल ये सही है। कोई भी रिकॉग्नाइज यूनियन हो या नॉन रिकॉग्नाइज यूनियन हो, अगर वो किसी कर्मचारी के प्रतिवेदना के मामला में कोई मामला उठाता है तो उसकी जांच किया जाएगा और समुचित निवारण किया जाता है। प्रश्न संख्या 23 है अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट नो कंपनसेशन इज गिवन इन सच केस। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के मामले में कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम वर्ष 1923 में लागू किया गया था। उसमें कंडीशन था कि किस प्रकार के मामले में जो है मुआवजा देना है या नहीं देना है। तो इस ऑप्शन में सही आंसर चुनना है कि किस प्रकार का अगर मामला होगा तो मुआवजा नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी का दुर्घटना के दौरान शराब के नशे में होना, बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन ही है। जो अगर कोई कर्मचारी शराब पिया हो और वो दुर्घटना कर जाता है तो उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि माना जाएगा कि इसका जो दुर्घटना हुआ है वो उसको शराब पीने के नशे के कारण हुआ है। तो राइट ऑप्शन आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है व्हाट इज प्रेम अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन। औद्योगिक संबंधों के अंतर्गत PREM क्या होता है। यानी यहाँ पे जो है प्रेम का फुल फॉर्म बताना है। तो प्रेम का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज फॉर द पर्पस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क। निम्नलिखित में कौन सा कार्य के घंटों के उद्देश्य से रेलवे कर्मचारियों का वर्गीकरण नहीं है। जो HOER आपको याद करना होगा, HOER ये 2005 में बनाया गया था। इसके तहत जो है रेलवे में जितने भी कर्मचारी या भारत सरकार के अंदर जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनके ड्यूटी के अनुसार उनको कार्य के घंटों में बांटा गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसमें जो 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है इंटेंसिव, एक होता है कंटिन्यूअस,
एक होता है इंटरमीडिएट और एक होता है एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे देखिए इंटेंसिव दिया गया है, कंटिन्यूअस दिया गया है, एक्सक्लूडेड दिया गया है, परमानेंट करके कोई भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 26 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसीआरजी। डीसीआरजी का फुल फॉर्म होता है डेट कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, डेट कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर है। जब कोई कर्मचारी डेट कर जाता है तब उसके फैमिली को जो है डीसीआरजी दिया जाता है, डेट कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी। ये डीसीआरजी जो है मैक्सिमम किसी कर्मचारी को मैक्सिमम सर्विस जो 33 साल के लिए ही दिया जा सकता है। और प्रश्न पूछता है कि अभी डीसीआरजी का मैक्सिमम अमाउंट, अगर किसी कर्मचारी को अधिकतम डीसीआरजी दिया जाएगा तो कितने लाख मिला जाएगा, तो 25 लाख। अभी डीसीआरजी का मैक्सिमम अमाउंट 25 लाख है। पहले जो था ये 20 लाख था, लेकिन हमारा जो डीए है 50% हो गया, तो इसमें भी जो है 25% की वृद्धि कर दिया गया। तो अभी डीसीआरजी जो है मैक्सिमम 25 लाख हो गया है। प्रश्न संख्या 27 है, द फ्लोइंग इज नॉट ए पेनाल्टी अंडर द रेलवे सर्वेंट D&A रूल 1968। रेल सेवक D&A नियम 1968 के तहत निम्नलिखित में कौन सा दंड नहीं है। तो देखिए, विथ होल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पास या पीटीओ। प्रिविलेज पास पीटीओ को रोकना एक प्रकार का दंड है और ये माइनर पेनाल्टी में आता है। सेंसर जो है सबसे छोटा पेनाल्टी माना जाता है, जो 1 नंबर का पेनाल्टी माना जाता है और ये भी एक माइनर पेनाल्टी है। द रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ एनी प्यूकुरनी लॉस, किसी भी आर्थिक नुकसान की वेतन से वसूली किया जाता है, ये भी एक माइनर पेनल्टी माना जाता है। रिकॉर्ड ऑफ वार्निंग, देखिए वार्निंग नाम का कोई भी पेनाल्टी नहीं है, चाहे वो रिकॉर्डेड वार्निंग हो या रिकॉर्डेड वार्निंग नहीं हो, ये पेनाल्टी नहीं माना जाता है। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, हु इज द प्लान हेड कोऑर्डिनेटर फॉर PH65। प्लान हेड 65 के लिए योजना प्रमुख समन्वयक कौन है, तो PCPO। प्लान हेड PH65 प्लान हेड के लिए जो है PCPO जो है इससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 29 है, अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल प्राइवेट ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट इज प्रोहिबिटेड। रेलवे सेवा आचरण नियमावली के किस नियम के तहत निजी व्यापार या रोजगार प्रतिबंध है। तो यहाँ पे जो है रूल 15 जो है, इसमें जो है आपको प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में कोई काम करना जो है वर्जित है। तो नियम 15 हो गया। अब आज का अंतिम प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 30, करेंसी ऑफ पैनल इज काउंटेड फ्रॉम। जो हमारा सिलेक्शन का जो पैनल काउंट किया जाता है या नॉन सिलेक्शन का जो पैनल काउंट किया जाता है, जो करेंसी होता है उसका, वह कब से शुरू माना जाता है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ पैनल, डेट ऑफ रिटन टेस्ट, डेट ऑफ वाइवा वॉइस। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ पैनल, यानी कि पैनल के अनुमोदन की तिथि जब तय हो जाती है तब से हमारा पैनल का करेंसी जो है काउंट होने लगता है। तो ये था नायर के द्वारा कंडक्ट किया गया एएमएम का प्रश्न पत्र, जो 19 फरवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था, जो 70% कोटा के तहत कंडक्ट किया गया था, जिसमें कुल 110 प्रश्न पूछे गए थे। हमने इसमें फाइनेंशियल स्टेब्लिशमेंट और राजभाषा संबंधित प्रश्नों को हल किए हैं। और इसके आगे 19 फरवरी 2023 को जो भी पेपर कंडक्ट किया गया था, चाहे वो एओएम का हो, एडीएसटी का हो, एईएन का हो, सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।